नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कैच द रेन मिशन की भी करेंगी शुरुआत। आम बजट के उद्देश्यों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेबिनार जारी। बुनियादी ढांचा और निवेश पर केंद्रित रहेगा आज का वेबिनार। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार पर भी होगी बात। रायसीना डायलॉग में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मीनाक्षी लेखी समेत कई अन्य मंत्री भी होंगे परिचर्चा में शामिल। वैश्विक शांति, ऋण संकट, प्रौद्योगिकी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समेत अहम मसलों पर होगी बातचीत। तमिलनाडु में बिहार के कामगारों से कथित मारपीट का मामला गरमाया। बिहार के आईएएस अधिकारियों की टीम आज करेगी दौरा तमिलनाडु का। बिहार के कामगारों से करेगी मुलाकात। यूक्रेन को $40 करोड़ का नया सुरक्षा सहायता पैकेज देगा अमेरिका। जर्मन चांसलर से मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के समर्थन के लिए दिया धन्यवाद। सैन्य खर्च बढ़ाने के फैसले को भी सराहा। और महिला क्रिकेट में आज से नए युग की शुरुआत। रंगारंग कार्यक्रम के साथ मुंबई में शुरू होगा वुमेन प्रीमियर लीग। गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज पहला लीग मैच। 26 मार्च तक 5 टीमों के बीच होंगे 22 मुकाबले। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। जल जीवन मिशन उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में उन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड से सम्मानित करेंगी। ये सम्मान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल अभियान की श्रेणी में दिए जाएंगे, जिसके तहत अलग अलग श्रेणियों में कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान की भी शुरुआत होगी। इसकी मुख्य विषय वस्तु पेयजल के लिए सतत स्रोत है। राष्ट्रपति जल शक्ति से नारी शक्ति नामक एक वीडियो और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी। राष्ट्रपति स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति पुस्तिका का भी लोकार्पण करेंगी। इस पुस्तक में स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों की कहानियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के माध्यम से असाधारण योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करके महिलाओं के नेतृत्व का उत्सव मना रहा है। और केंद्रीय बजट में इस बार की गई घोषणाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज एक खास विषय पर हितधारकों के साथ संवाद कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम में आज का विषय है बुनियादी ढांचा और निवेश, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ रसद दक्षता में सुधार। ये पोस्ट बजट वेबिनार सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट बजट वेबिनार में से एक है। दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। इस पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कर रहा है। बुनियादी ढांचा और निवेश पर केंद्रित इस पोस्ट बजट वेबिनार को 3 समानांतर ब्रेकआउट सत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें कई तरह के सुझाव शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के बजटीय आवंटन में वृद्धि की है। और तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हुए कथित हमले को लेकर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। इस बीच स्टालिन सरकार ने हमले की घटना को झूठा बताया है। उसका कहना है कि सोशल मीडिया पर चल रहे मजदूरों पर हमले की खबर झूठी है और उत्तर भारत के मजदूरों को तमिलनाडु में कोई खतरा नहीं है। वहीं बिहार की सरकार आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यों की वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम आज तमिलनाडु का दौरा करेगी।
टीम का नेतृत्व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन कर रहे हैं। इस बीच विपक्ष ने बिहार सरकार पर हमला बोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला। उन्हें तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई, हत्या पर हो रहे अत्याचार को बंद करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के लोगों पर हो रहे हमले के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए, फिर आए अपने सर गया। तो उनकी क्या इच्छा है। और पटना से हमारे सहयोगी सलमान हैदर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सलमान, गुड मॉर्निंग। लेकिन जिस तरह की स्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं उसमें तो साफ तौर पर अगर हम बात करें तो सरकार का क्या स्टैंड अभी तक नजर आ रहा है, अगर हम बिहार सरकार की बात करें तो? सुप्रभात गौरव। ये जो राज्य सरकार का अभी तक का ये स्टैंड है कि ये दोनों वीडियो फर्जी हैं। कल तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा में बयान दिया और उन्होंने कोट किया तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक को कि उनका कहना है कि ये जो दोनों घटनाएं हैं, एक में तो जो संघर्ष दिख रहा है वो तमिलनाडु के ही अपने लोग हैं दोनों पक्ष, जबकि दूसरे वीडियो में जो त्रिपुर का है वो उसमें झारखंड और बिहार के मजदूरों में आपसी लड़ाई हो रही है। लेकिन जो फैक्ट जो कुछ तथ्य सामने आए हैं वो उसके हिसाब से ऐसी घटना नहीं लगती है। कल जो है झाझा स्टेशन पर बिहार के जो एर्नाकुलम एक्सप्रेस आ रही थी तमिलनाडु से, उससे 50 श्रमिक उतरे हैं। अब इन लोगों का कहना है कि ये भगाए गए हैं वहां से, हम भागे नहीं हैं, भगाए गए हैं, ये कह रहे हैं। और फिर वो जो है उनका ये कहना है कि क्योंकि बिहार से सस्ता लेबर वहां की फैक्ट्रियों को मिलता है, ये जो मजदूर लौटे हैं पिछले 8 साल से वहां काम कर रहे थे स्टील की फैक्ट्री में जी। उन्होंने कहा कि सस्ता लेबर मिलता है बिहार का, तो जो स्थानीय जो मालिक है वो बिहार के लोगों को रखना पसंद करते हैं। तो उनकी जो स्थानीय जनता है उनमें ये भावना आती है कि हमें काम ना दे करके बाहर से मजदूर को बुलवाया जाता है। तो इस करके इस तरह से विरोध हो रहा है, उनका अपना ये कहना है जो लेबर लौटे हैं। कल राज्य विधानसभा में काफी हंगामा रहा और एक बार भाजपा के सदस्य एक तो वेल में आ गए थे, फिर नारेबाजी की और फिर वो लौट करके उन्होंने सदन का बहिष्कार किया कार्रवाई का, और वो मांग कर रहे थे कि राज्य सरकार इस तथ्य को स्वीकारे और फिर इसके लिए रेमिडियल एक्शन ले, जो सुधारात्मक कदम है ले। बहरहाल राज्य सरकार पे ये दबाव पड़ा है और आज 4 सदस्यीय टीम वहां जा रही है। तो ये सारी स्थितियां हैं गौरव। सलमान, बड़े पैमाने पर वहां पर पलायन भी देखने को मिल रहा है, जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं, और ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या जो सरकार की कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में है मजदूरों को लेकर? पहली चीज तो सरकार जो है वो अपने बचाव की मुद्रा में आ गई है और वीडियो को ही नकार रही है कि वो वीडियो सही नहीं है। और इस मामले में जो तमिलनाडु के डीजीपी है उनको बार बार कोट कर रहे हैं। तमिलनाडु के डीजीपी ने शायद ट्वीट किया था कि ये ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और ये सारे वीडियो भ्रामक है। और कल तेजस्वी यादव ने इस पे अफवाह फैलाने का भी भाजपा पर आरोप लगाया। तो ये सारी घटनाएं हैं और बिहार सरकार तो अभी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की थी सारे हंगामों के बाद, और उसके बाद ही ये फैसला किया गया कि यहाँ से टीम भेजी जाए, यूपी भी जाएगी और वहाँ तथ्यों की जांच करेगी, लोगों से मिलेगी, बिहारी मजदूरों से मिलेगी। जी गौरव। ठीक है सलमान, आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ऐसे में काफी जो ये मुद्दा है पूरा वो काफी दयनीय होता जा रहा है, और ऐसे में बिहार सरकार एक बार फिर से कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। सवालों का घेरा काफी बड़ा है, और ऐसे में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। बिहार के नौजवानों की हत्या की गई और बिहारियों पर अपमान किसी भी हालत में हम नहीं सह सकते। नहीं, जांच तो होनी चाहिए, इससे कौन डिफर करता है, लेकिन जिस तरह पुलिस मुख्यालय के द्वारा
ये बयान दिया गया कि ये फर्जी था। अरे तो कोई तो मरने वाला था, और अब तो स्पष्ट हो गया कि जमुई से परिवार ने कहा कि हमारे परिवार के लोग मरे हैं, और जमुई के कई परिवार के लोगों ने कहा किस तरह हमको भगाया गया, मारा गया, पीटा गया। तो बिहारियों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहा जा सकता। और बिहार के वैशाली जिले में एक्साइज विभाग की टीम ने तालाब से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। इस छापे में लगभग 17 कार्टन शराब बरामद की गई है। मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक होली मनाने के लिए हरियाणा से स्पेशल शराब लाई गई थी। बिहार में अप्रैल 2016 से शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। नशा तस्कर रफी धाना उर्फ रफी लाला के घर से 7 किलो हेरोइन, करीब 2 करोड़ रुपए नगद, एक पिस्टल के साथ मैगजीन और 10 कारतूस बरामद किए गए हैं। जम्मू के पुलिस के मुताबिक कुख्यात तस्कर के घर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, नकदी और गोला बारूद के साथ की खेप बरामद की गई है। रफी धाना पिछले 6 माह से जेल में बंद है। इसी 24 फरवरी को पुलिस ने उस पर PSA की कार्रवाई की थी। पंजाब के लुधियाना में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने एक नशा तस्कर गिरफ्तार किया है। STF की टीम ने आरोपी से 1 किलो 900 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपी ट्रांसपोर्ट नगर में टैक्सी चलाने का काम करता है। टैक्सी चलाने की आड़ में ही लोगों को हेरोइन सप्लाई करता था। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटता है। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाए, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयरहाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयरहाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहां उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नई दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग में आज का दिन बेहद खास है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और मीनाक्षी लेखी समेत कई केंद्रीय मंत्री परिचर्चा में भाग लेंगे, जिसमें वैश्विक शांति, ऋण संकट, टेक्नोलॉजी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समेत अहम विषयों पर विस्तार से बातचीत होगी। रायसीना डायलॉग में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आज इसका समापन भी होगा। दिल्ली में चल रहा रायसीना डायलॉग और G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दुनिया भर के राजनयिक गतिविधियों का केंद्र बनी हुई है। रूस यूक्रेन संघर्ष से पैदा हुई स्थिति पर G20 देशों के बीच चर्चा भी खासी अहम माने जा रही है। हालांकि सदस्य देशों ने यह भी माना है कि G20 का मंच सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को हल करने का नहीं है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस बीते 10 साल से अपनी चिंताओं से दुनिया को अवगत करा रहा था, लेकिन जब उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो उसने अपना कदम उठाया है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत और चीन के साथ उनके संबंध आपसी हितों को ध्यान में रखकर स्थिर और सुदृढ़ है। भारत भी वैश्विक मंचों, द्विपक्षीय हो या बहुपक्षीय, अपने हितों के अलावा विकासशील देशों की भी आवाज को बुलंद कर रहा है। रायसीना डायलॉग और G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग भारत के विदेश मंत्री ने अपने समकक्षों से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर चर्चा की।
और वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली से मुलाकात की। एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री के साथ G20 एजेंडे और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की, जिसमें द्विपक्षीय मुद्दों में व्यापार, कनेक्टिविटी और लोगों के परस्पर संबंध शामिल रहे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज पंजाब के रोपड़ से युवा उत्सव इंडिया एट 2047 का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर युवा उत्सव के डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। युवा उत्सव प्रतापगढ़, हरिद्वार, हनुमानगढ़, सरायकेला, कपूरथला, पक्कड़ सहित अन्य जगहों पर आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में इस महीने की 31 तारीख तक देश भर के 150 जिलों में युवा उत्सव आयोजित किया जाएगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय अपने प्रमुख युवा संगठन नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से देश भर के सभी जिलों में युवा उत्सव भारत एट 2047 कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। पहले चरण में कार्यक्रमों की मेजबानी जिलों के स्कूलों और कॉलेजों द्वारा की जा रही है। 3 स्तरों पर युवा कलाकार, लेखक, फोटोग्राफर, वक्ता प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे और पारंपरिक कलाकार देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेंगे। उत्सव का विषय पंच प्रण पर आधारित होगा, जिसमें विकसित भारत का लक्ष्य गुलामी या औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को हटाना, हमारी धरोहर और विरासत पर गर्व करें, एकता और एकजुटता और नागरिकों में कर्तव्य की भावना शामिल है। और दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज सीबीआई हिरासत समाप्त हो रही है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। सिसोदिया ने सीबीआई हिरासत को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली थी। सिसोदिया के खिलाफ सबूतों को मिटाने के साथ इसके अलावा कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में विभिन्न देशों के विदेश नीति विशेषज्ञों, राजनेताओं और सांसदों के चुनिंदा समूह से संवाद करेंगे। पार्टी अध्यक्ष का ये संवाद भाजपा को जानो अभियान का हिस्सा है। ये अभियान पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर शुरू किया गया था। नड्डा इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास, संघर्ष, सफलता, विचारधारा और राष्ट्र निर्माण में भाजपा पार्टी और सरकार के योगदान पर बातचीत करेंगे। सोने के आभूषण खरीदने बेचने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने कहा है कि इस महीने की 31 तारीख के बाद कहीं भी 4 अंकों वाली हॉलमार्किंग की गोल्ड ज्वेलरी नहीं बिक सकेगी। उपभोक्ताओं के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट की हॉलमार्किंग पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये अहम फैसला लिया गया है। नए नियम के तहत 1 अप्रैल से सिर्फ 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग की ही मान्य होंगे और इसके बिना सोना और सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे। 31 मार्च 2023 के बाद जो 4 डिजिट का HUID हॉलमार्क के रूप में यूज़ हो रहा था ज्वेलरी में, अब उसको बिक्री नहीं किया जा सकेगा और जो 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है उसके साथ हॉलमार्क ज्वेलरी बेची जा सकेगी। और वहीं देश की हिफाजत करने के लिए हमारे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा पर तैनात रहते हैं। गलवान घाटी के पास तैनात भारतीय सेना के फॉर्मेशन ने घोड़ों और खच्चरों की मदद से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही पेंगोंग झील पर हाफ मैराथन जैसी गतिविधियां भी आयोजित की। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $40 करोड़ के एक नए सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है। इस सैन्य सहायता पैकेज में हिमॉर्स और होवित्जर तोपों के लिए अधिक गोला बारूद शामिल है। अमेरिका यूक्रेन को ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और आर्म्ड व्हीकल लॉन्च्ड ब्रिज के लिए गोला बारूद, युद्ध के सामान, उपकरण और अन्य रखरखाव, प्रशिक्षण और मदद भेजेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के बीच शुक्रवार को एक वार्ता हुई।
ये वार्ता मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध, चीन और अन्य मामलों पर केंद्रित रही। जो बाइडन ने यूक्रेन के समर्थन के लिए जर्मनी का धन्यवाद दिया। बाइडन ने सैन्य खर्च बढ़ाने के शोल्स के फैसले की सराहना भी की। वहीं ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि जब तक आवश्यक होगा यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। ग्रीस में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 57 लोगों की मौत हो गई है। ट्रेन हादसे को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण ये ट्रेन हादसा हुआ। ग्रीस की रेलवे यूनियन ने कहा कि 1 साल पहले से ही सिग्नल सिस्टम में खराबी की शिकायत की जा रही थी, लेकिन सरकार ने शिकायतों की लगातार अनदेखी की, जिसकी वजह से सबसे भीषण रेल हादसा हुआ। इन आरोपों के बीच ग्रीस के परिवहन मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया में एक अवैध तेल रिफाइनरी में धमाका और आग लगने से 12 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मरने वालों की संख्या और अधिक है। शेल पेट्रोलियम डेवलपमेंट कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि रिवर स्टेट में रुमो एकपे एन केपुकू ट्रंक लाइन में आग लगी है और इसे बुझाने के लिए अधिकारियों के साथ काम किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार के नेतृत्व वाली संयुक्त टीम द्वारा जांच शुरू की जाएगी। उधर WHO अब भी कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति की जांच और पहचान करने के लिए काम कर रहा है। संगठन की ओर से यह बयान संयुक्त राज्य अमेरिका की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोरोना महामारी की उत्पत्ति चीन की प्रयोगशाला में रिसाव के कारण हुई थी, जिसकी सबसे अधिक संभावना है। WHO प्रमुख ने चीन से डेटा साझा करने में पारदर्शी होने और आवश्यक जांच करने का भी आह्वान किया। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तकें भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। मेले में पहुंचने वाले पुस्तक प्रेमी प्रधानमंत्री की पुस्तकें खोज रहे हैं। कैसी है ये पुस्तकें, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित और उन पर लिखी गई बहुत सी पुस्तकें इन दिनों नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। हर पुस्तक प्रेमी पीएम की इन पुस्तकों को खोज रहा है। किस तरह का है रुझान पीएम की पुस्तकों को लेकर, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात प्रकाशन से प्रभात कुमार जी। सर, किस तरह की पुस्तकों को पसंद किया जा रहा है मेले? देखिए, मेले में हम लोग बहुत सारे नई पुस्तकें लेकर आए हैं, जिसमें हर पाठक वर्ग के लिए पुस्तकें हैं। तो सबको अपनी रुचि की पुस्तकें मिलती हैं, क्योंकि इस कोरोना काल के बाद, एक लंबे कालखंड के बाद ये पुस्तक मेला लगा है 3 वर्ष बाद, तो लोगों में उत्साह खूब दिख रहा है। पीएम की पुस्तकों की बात की जाए तो किस तरह का क्रेज बना हुआ है? देखिए, नरेंद्र भाई तो हमारे एक जैसे कहते हैं ऑल टाइम बेस्ट सेलर ऑथर हो गए हैं।
उनकी पुस्तकों में लोगों की अभिरुचि इसलिए है क्योंकि लोग उनको एक नायक के रूप में देखते हैं। जो परिवर्तन उन्होंने पिछले 10 साल में समाज में किया है, एक सकारात्मक परिवर्तन, एक राष्ट्रभाव जो जागृत किया है, उसके कारण लोगों में उत्कंठा है उनके बारे में जानने के लिए, उनके लिखे के बारे में जानने के लिए। और वो बहुत भावप्रवण लिखते हैं। जब वो सामाजिक समरसता पुस्तक लिखते हैं तो उसमें लिखा है कि समरस समाज जिसकी वो बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो वो उनकी उस परिकल्पना के ऊपर आधारित है कि सामाजिक समरसता। तो उनके हर पुस्तक के अंदर कोई नयापन है। अभी कौन कौन सी नई पुस्तकें आई हैं सर? इस बार के स्वाधीनता दिवस पर उन्होंने हमको 5 प्रण के ऊपर बात कही, तो उसी को केंद्र में रखकर हमने एक पुस्तक प्रकाशित की है, नरेंद्र मोदी के 5 प्रण। वो जिस प्रकार का उन्होंने भाव जागृत किया कि हमें गुलामी की विरासत, गुलामी को जितने उसके अंश हैं उनको छोड़ देना है, अपनी विरासत पे गर्व करना है, नागरिक कर्तव्यों के प्रति हमको सचेत होना है, एकजुटता का भाव दिखाना है। तो उसके बारे में विस्तार से हमने एक पुस्तक तैयार की है और उसको बहुत लोकप्रियता मिल रही है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। उन्होंने बोल दिया 5 प्रण कि जब 2047 में हमारी स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होंगे, एक विज़न उन्होंने दिया है। तो उन 5 प्रणों के बारे में हमने यहाँ बात की है और ये प्रण वो हैं जो व्यावहारिक हैं, प्राप्य हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं करते जो करणीय है, केवल कथनीय है, करणीय नहीं है। तो इसलिए इसके प्रति लोगों की रुचि है। और एक और पुस्तक जो उन्होंने लिखी है, उनके ऊपर हमने लिखवाई है, वो है नरेंद्र मोदी का सैन्य प्रेम। आप जानते हैं जब से वो शासन में आए तब से कोई होली, कोई दिवाली उन्होंने यहाँ नहीं मनाई। वो सीमावर्ती क्षेत्रों में गए, जवानों के बीच गए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए वहाँ उन्होंने प्रकाश पर्व मनाया, दीप पर्व मनाया। इसलिए मनाया क्योंकि वो लोग जो सीमाओं की रक्षा करते हुए, उनके लिए तो होली दिवाली कुछ नहीं रहता, वो उनके साथ जाके होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, एक तरह से उनका उत्साहवर्धन करते हैं। जिस प्रकार का एक उन्होंने मेक इन इंडिया के माध्यम से अब सारे वेपन्स, टैंक्स, लाइट वेट हेलीकॉप्टर सब भारत में बन रहे हैं और हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने भारत के अंदर एक क्रांति उत्पन्न की है, उन्होंने हमारे सोए स्वाभिमान को जगाया है। जो भारत को पहले एक कमज़ोर राष्ट्र समझते थे, अब वो समझते हैं, वो जानते हैं कि हम भारत पूरे सामर्थ्य के साथ उसका प्रतिकार करेगा। उदाहरण बहुत हम देख चुके हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बेशक चीन की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, सबको हमने समुचित उत्तर दिया है। तो उनका जो सैन्य प्रेम है उसके बारे में पुस्तक तैयार की है हमने, जो बहुत लोकप्रिय हो रही है। यहाँ पे जितनी प्रक्रिया लाते हैं लगभग रोज़ उतनी निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं पीएम की पुस्तकें काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं पुस्तक मेले में। अगर आप भी इस पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो इन पुस्तकों को देखना ना भूलें। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ गिरीश निशाना, टीडी न्यूज, दिल्ली। और आज से विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है। WPL का उद्घाटन समारोह एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ होगा। टूर्नामेंट के पहले संस्करण के पहले मुकाबले में गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगी। ये मैच शाम 7:30 बजे मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स ये 3 अन्य फ्रेंचाइजीज हैं जो महिला प्रीमियर लीग के उद्घाटन संस्करण में शामिल होंगी। WPL 2023 में कुल 22 मैच खेले जाएंगे। इसमें हर फ्रेंचाइजी लीग चरण में एक दूसरे से 2 बार खेलेगी। लीग मैचों के बाद 24 मार्च को डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में एलिमिनेटर होगा। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके